नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है सपना लाने वाला राजकुमार की कहानी। मैसूर नामक एक शहर था। वहाँ पर एक राजा था। उस राजा के 3 बेटे थे। एक का नाम था ललित, दूसरे का नाम था बसव था, छोटे वाले का नाम मदन। वे तीनों विद्या बुद्धि आदि में बहुत तेज थे। एक दिन की बात है कि राजा ने एक सपना देखा। सपना बहुत अजीब था। अपने प्रधानी मंत्री को बुलाकर अपनी पत्नी को साथ बिठाता है और सपने की बात कहता है कि सपने में एक सोने का चबूतरा, चांदी का पीपल वृक्ष, उस पर रतन खाने वाली पक्षी नाच रहा था। वह सपना देख मन ही मन बहुत ही खुश हुआ, मगर उसे यह शक भी हुआ कि अपने को या पक्षी को किसी का भी कुछ बुरा घटने वाला है। वह प्रधानी से पूछता है कि उस पक्षी को लाने वाला कोई पुण्य आत्मा हो सकता है क्या। तब प्रधानी 1000 रुपया का पन लगाकर शहर में ढिंढोरा पिटवाता है कि मगर इस काम का कोई नहीं मिलता। जिस किसी ने यह बात सुनी उस सब ने यही कहा कि इस तरह के सपने वाली बात सच हो ही नहीं सकती, इसे कोई भी नहीं ला सकता। राजा के बेटे थे 3, वे अबोध थे। उन तीनों ने राजा से कहा, पिताजी आप चिंता न करें, हम वह पक्षी पेड़ सब आपको ला देंगे। उन तीनों ने जब हट पकड़ा तो प्रधानी ने उन्हें यह कहकर समझाने की कोशिश की कि अपने पिता के सपने में दिखी चीज़ें तुम लोग ला दोगे तो यह हो सकता है कि लोगों को आप पर शक हो जाए। इसके लिए अवसर नहीं देना चाहिए। जवाब में ललित ने कहा, हमारे पराक्रम का पता चारों तरफ के गांव वालों को चलना चाहिए, इसलिए हम लोग जरूर पिताजी के सपने को साकार करके रहेंगे। ललित बसव की प्रतिज्ञा की बात राजा तक पहुंची है। यह सुनकर राजा को खूब चिंता होती है। वे सोचने लगते हैं कि जो काम संसार में कोई नहीं कर सकता वह यह बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। ललित और बसव ने प्रधानी से यह पता लगाने के लिए कहा कि राजा उन्हें भेजेंगे कि नहीं। प्रधानी राजा से पूछता है। तब राजा बच्चों को निराश न करने के उद्देश्य से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अगले दिन लड़के निकलने को तैयार होते हैं तो उनकी माँ खाना बनाकर उन्हें खिलाती है और रास्ते के लिए पाथेय भी बांधकर दे देती है। लड़के अपनी यात्रा के लिए घुड़साल से अच्छे घोड़े चुनकर यात्रा पर निकलने को तैयार होते हैं। फिर दोनों लड़के शहर में जलसा कर अपने काम पर निकलते हैं। तब तक मदन घर आकर माँ से अपने भाइयों के बारे में जानकारी लेता है। माँ से जानकारी पाकर वह भी अपने भाइयों के साथ निकलने का हट करता है तो उसे भी माँ खाना खिलाकर उसके भाइयों के साथ जाने देती है। मदन पाथेय को लेकर फिर भाइयों के पास पहुँचने के लिए भाग आता है। तब तक भाई लोग काफ़ी दूर निकल गए होते हैं। वह उनसे मिलने के लिए भागता है मगर जल्दी थक जाता है। फिर भी भाई लोग नहीं मिलते। अब घर भी दूर, भाई भी नहीं मिलते। वह बहुत दुखी होता है। वह और थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक बड़ी नदी दिखती है। वहाँ पर उसके दोनों भाई बैठे होते हैं। उन्हें देख उसकी सारी थकान दूर होती है। वह खुशी से उछलकर भैया कहकर जोर से पुकारता है। विधि का खेल, उसकी खुशी का दूसरा परिणाम निकला। दोनों भाई उसे देख
गुस्से में आते हैं और डांट कर कहते हैं, मूर्ख, तू क्यों आया? वहाँ माँ बाप के पास कोई नहीं, वापस जा, कहकर उसे चाटा मारते हैं। वह थोड़ी दूर लौटकर वापस आ जाता है, भाइयों को आवाज़ देता है। नदी में उस समय नहा रहे भाई बाहर आते हैं और गुस्से से उसे नदी में ढकेल देते हैं। फिर खाना खाने बैठते हैं, मगर देखते हैं क्या कि सारा पाथे बासी होकर उसमें से पानी निकल रहा है। तब छोटे भाई का पाथे खोलते हैं, वह बहुत ताज़ा होता है, जिसे खाकर वे लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ नदी में पड़े मदन को एक बड़ी मछली निगल लेती है। निगलने पर उसे बहुत कष्ट होता है। मछली दर्द में तड़पती हुई शिव पार्वती का ध्यान कर एक चट्टान पर बैठकर रोती रहती है। तभी शिव पार्वती अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ उसी मार्ग से गुजरते हैं। उन्हें मछली का रोना सुनाई देता है। वे मछली से पूछते हैं। मछली के पेट का दर्द जानकर वे एक भस्म बनाकर देते हैं। उस भस्म को सेवन करते ही मदन मछली के मुंह से बाहर आता है। शिव पार्वती कैलाश लौट जाते हैं। मछली मदन से कहती है कि तुम मेरे पेट से जन्मे हो, इसलिए तुम मेरे बेटे हो। मदन अबोध बालक था। उसने सारी कहानी मछली को सुना दी तो मछली उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा देती है। उधर ललित और बसवतरी के नामक शहर तक आ पहुंचते हैं। वहां पर एक वैश्या का घर होता है। वह अपने मकान के आगे एक पट्टिका लगाए रहती है, जिसमें यह लिखा रहता है कि मेरे यहाँ आने वाला राजा को मुझे एक रात के लिए 1000 रुपये का शुल्क लगेगा और मेरे दिए पानी में इस तरह नहाना होगा कि बाल गीले ना हो। उसके बाद झूले पर आकर बैठकर पासा खेलते बैठना होगा। इस तरह खेलते समय एक बिल्ली की मदन से वह वैश्या जीत जाती है। इस तरह तीसरा खेल खेलते समय मदन बिल्ली का आना ध्यान से देखता है और उसे अपने पाँव से लात मारता है। तब उसी की मदन की जीत होती है। वैश्या अब मदन से शादी करना चाहती है, मगर मदन उससे यह कहता है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। वह काम खत्म कर फिर मैं तुमसे 3 महीने बाद शादी करूँगा। आगे बढ़ जाता है। वह आगे बढ़ता ही रहता है। वहाँ पर एक जंगल मिलता है। वहाँ पर एक ऋषि तपस्या करते बैठे रहते हैं। मदन वहाँ जाता है। वहाँ एक बेताल आकाश और भूमि में एक होकर मदन को उठा लेता है। आगे बढ़ता है। तब मदन को याद आता है कि मछली ने उसे एक वादा लिया था। वह मछली का स्मरण करता है। स्मरण करते ही बेताल के लिए मदन बहुत भारी हो जाता है। वह उसे उठा नहीं पाता, इसलिए मदन को नीचे उतारकर वह अदृश्य हो जाता है। मदन वही उतरता है जहाँ ऋषि तपस्या में निमग्न है। तब सुबह होती है। ऋषि तब आँख खोलकर देखते हैं। उसे लगता है कि मदन परमात्मा ही उसे दर्शन देने वहाँ आए पहुँचे हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? मदन कहता है कि उसे कुछ पता नहीं कि वह कौन है, कहाँ से आया है। ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा तपोभंग हुआ है, मगर कुछ बात नहीं, तुम अपना सही परिचय दो। तब ऋषि पर विश्वास कर मदन अपनी सारी कहानी कहकर उससे विनती करता है कि जिस उद्देश्य से वह आया है
वह काम पूरा करवा दे। जवाब में वह ऋषि उसे यह कहकर अगले ऋषि के पास भेजता है कि उससे यह काम नहीं हो सकता, मगर अगले ऋषि से यह काम हो सकता है। याद रखना कि उसमें तुम नहीं बोल सकते। वह साधारण से ऋषि नहीं, उसकी रक्षा के लिए सांप, राक्षस, बाघ, भालू बैठे रहते हैं। उससे बचकर ऋषि के पास नहीं जा सकते। उससे बचने के लिए मैं तुम्हें 3 रत्न मंत्र पोषित करके दूंगा। उसे ले जाकर मेरे सुझाव अनुसार तुम्हें उपयोग करना होगा। जंगल में आगे बढ़ने पर सांप आता है, तब 1 रत्न डालना। वहाँ आगे बढ़ने पर राक्षसगण आते हैं, तब 1 रत्न डालना। फिर बाघ, भालू आते हैं, तब तीसरा रत्न डालना। इस तरह सबके अदृश्य होने पर 2 पत्थर रखकर मेरे द्वारा दिए गए अक्षय पात्र में चावल डालकर पानी डालकर पकाते रहना। इतना कह ऋषि उसे भेजता है। वह आगे जाकर वही सब करता है जैसे ऋषि ने समझाया था। सांप, राक्षस, बाघ, भालू सभी अदृश्य होते हैं। तब ऋषि के सामने आता है, फिर अक्षय पात्र में चावल पकाना शुरू करता है। एक बार अक्षय पात्र उलटकर अक्षर कुमार के ऊपर गिरता है। वह उसे सीधा करता है, मगर वह फिर बार बार उलटता है। वह सीधा करता ही रहता है। तभी ऋषि जागकर आँख खोलता है। सामने उसे मदन दिखता है। उसने देखा कि 2 गोल पत्थर रखकर वह बर्तन को उस पर टिकाने की कैसी मूर्ख कोशिश कर रहा है। वह कहता है, बेटे 3 पत्थर रख, चूल्हा बना, तब बर्तन में चावल डालो। मदन कहता है, स्वामी जी, मैं आपके आदेश का पालन कर सकता हूँ, मगर मुझे भूख नहीं लगी है। मैं एक सपने को साकार बनाने का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। मुझसे इतनी ताकत नहीं। मैं आपकी मदद मांगने यहाँ आया हूँ। ऋषि उसकी बात पूरी तरह सुनकर कहता है, बेटा, मैं यह काम नहीं कर सकता, पर मेरे निर्देश का पालन करो। मैं तुम्हें 3 रत्नों से मंत्रित कर दूंगा। उन्हें लेकर तुम आगे बढ़ो तो एक कचनार का पेड़ तुम्हें दिखाई देगा। उस पेड़ की बगल में कांच का कुआं है। उसकी बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वहाँ एक राक्षस है। मेरा नाम लेकर उसमें 1 रत्न डालो तो राक्षस के कष्ट से तुम पार हो जाओगे। तब उस कुएं में उतरने पर तुम्हें नाग कन्या मिलेगी। वे अगर तुम्हें एक टक देखेगी तो तुम मर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम उसके अंदर 1 रत्न डाल देना। तब सब ठीक हो जाएगा और अपना काम निपटाकर आ जाओगे। यह कहकर ऋषि उसे आशीर्वाद देता है। तब मदन आगे बढ़ता ही जाता है। फिर ऋषि के निर्देश अनुसार कचनार का पेड़, कांच का कुआं, फिर रतन उड़ लेता है। राक्षस के मुंह से रतन डालकर कुएं में उतरता है। फिर उधर से एक इंसान की आवाज़ आती है। फिर नाग कन्या वे कपड़े उतारती रहती है। वे एक इंसान की गंध की बात कहती है। फिर तीसरा रतन भी वह वहाँ डालता है। नाग कन्या मदन को खूब प्यार देती है। फिर उसके साथ वे पासे खेलती है। मदन उनसे यह वचन लेकर कि खुद के जीतने पर कन्या उसकी इच्छा की पूर्ति करेगी या उल्टा खुद के हार जाने पर वह उनकी इच्छाएं का पालन करेगी, खेलता है। मदन एक दिन उनसे जोर देकर कहता है कि मुझे कोई काम नहीं चाहिए।
तब कन्याएं उसे कहती है कि हम उसे 3 रत्न देंगी। हमारी बात मानकर रत्नों का उपयोग करने पर वे तुम्हारे सपने को साकार बना देगी। वे कहती है, पहले तुम हमें काटकर फेंक दो। उनके आदेश का पालन करना है। नाग कन्याओं को मुक्ति मिलती है। राजा का सपना साकार होता है। इधर ललित और बसंत भी नाग कन्या को ढूंढते हुए उसी जगह आ पहुंचते हैं। तभी नाग कन्याएं एक माया महल रचती है। वहां पर तीनों भाइयों की भेंट होती है। तीनों मिलकर मैसूर शहर लौटते हैं। राजा को उसके सपने का सच्चा स्वरूप दिखाते हैं और सभी मिलकर खुशी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें